आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेबर कोड्स की बात करेंगे दोस्तों। बहुत बड़ी न्यूज़ थी अक्टूबर की और ये सवाल आएगा। तो पार्लियामेंट ने 3 लेबर कोड बिल्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ये पास कर दिया है। इसमें क्या क्या चेंजेस हो गए सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो भाई देखो, बहुत सारे लेबर लॉस हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है लेबर लॉ एनर्जी में। क्योंकि पहली बार जो माइग्रेंट वर्कर्स है, गिग वर्कर्स की हमने बात की थी, इसमें इंक्लूड हुए हैं 50 करोड़ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो हैं, ये काम कर रहे हैं। 50 करोड़ लोग यहां पे। तो इसीलिए भाई देखिए, लेबर लॉस तो जरूरी है ना। लेबर मतलब जब तक आप काम नहीं करोगे, आप काम करें तो आपके राइट्स भी होने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इतने कॉम्प्लेक्स लॉज है, 250 से ज्यादा। अगर सारे लेबर लॉस को मिला दे तो 250 से ज्यादा है, तो उनको कंसोलिडेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोड ऑन वेजेस 2019 में ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास किया था। अच्छा, कोड ऑन वेजेस क्या है? वेज कोड जो है, एक्चुअली वेज होगा क्या? वेज मतलब जो आपको पैसा मिलता है, अपने काम किया जो आपको पैसा मिला। तो ये जो वेज कोड है, ये मल्टीप्लिसिटी जो है वो हटा देता है। जो वेज डेफिनेशन की मल्टीप्लिसिटी है ना, बहुत सारी डेफिनेशंस है, उसको खत्म कर देता है। अब जैसे मान लो कि आपको कुछ पैसा मिलना है, आपका वेज अलग है। अब आप गए कोर्ट में, अब उसमें इतनी सारी डेफिनेशंस है कि बहुत दिक्कत होती है केस फाइल करने में। तो मिनिमम वेज कितना होगा? ये जो एक्ट है, ये एक्चुअली मिनिमम वेज को लिंक करता है, एम्प्लॉयमेंट, स्किल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, उस तरीके से। और ये राइट टू सस्टेनेंस फॉर एवरी वर्कर, ताकि जिनको भी पैसा मिल रहा है, मिनिमम वेज जो सैलरी मिल रही है, उनको एक तरीके का प्रोटेक्शन ग्रांट हो सके। तो मिनिमम वेज, नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम एज, इस लॉ के तहत, ये 2019 में पास हुआ था, ये सेट किया जाएगा 5 साल के लिए कि एक इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। और स्टेट जो है वो मिनिमम वेज फिक्स करेंगी, फ्लोर वेज से कम नहीं होगा ये। 4 लेबर लॉस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ये 4 को सब्स्यूम किया इसने। ये चीज है, ठीक है। और अब इन बिल्स को अगेन सितंबर 2020 में जो पास किया, उससे रिप्लेस कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आर्टिकल 246 कहता है कि लेबर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। 3 लिस्ट होती है, सेंटर, स्टेट और सेंटर, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, ठीक है। तो लेबर कंकरेंट में भी आता है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों के पास, दोनों ही इसके से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आता है आर्टिकल 43A। 42nd अमेंडमेंट में इसको एक्ट किया गया कि भाई वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा इंडस्ट्री में, इसको स्टेट, राज्य इंश्योर करेंगे। तो ये सारे आर्टिकल्स आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 43A में है 42वां संशोधन, जो कि इमरजेंसी के दौरान। आर्टिकल 23, ये भी फंडामेंटल राइट है, जो फोर्स लेवल लेबर को प्रोहिबिट करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23, 24। आर्टिकल 24 एक फंडामेंटल राइट है, तो चाइल्ड लेबर को, वही अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 14 साल से, ये हमारे संवैधानिक, मतलब 14 साल से नीचे चाइल्ड लेबर नहीं होगा माइंस और हजार्डस ऑक्यूपेशन में। तो ये है, इसमें 3 लॉज है। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, ये जो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, एक एक को समझते हैं। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इसमें वर्कर की आप डेफिनेशन देख लीजिए। वर्कर कौन होता है? जिसको हम हायर करते हैं फॉर वर्क, और उसको हम एक रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है ना। एनी पर्सन हु वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड, ठीक है। हमने उसको हायर किया और उसको हमने पैसा दिया, उसने काम करके दिया, हमने पैसा दे दिया। इसमें वो पर्सन नहीं आएंगे जो कि मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में आते हैं, या फिर सुपरवाइजरी कैपेसिटी में आते हैं, जिनका वेज 18,000 से ऊपर है। ये चीज है। ये मैंने बताया कि रिफॉर्म जो है वो 50 करोड़ ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड को पूरा कवर करेगा। कंपनी जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर सुलटा लेगी सारी चीजों को, और ग्रेच्युटी भी दी जाएगी, काफी ज्यादा है, ठीक है। तो वही है कि इसमें सबसे पहले तो वर्कर्स की, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड की बात करें तो इसमें वर्कर्स की डेफिनेशन है। उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये आप देख सकते हैं
कि ऑल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट विद 300 वर्कर्स और मोर मस्ट प्रिपेयर स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स आप देख सकते हैं कि मतलब इसमें क्लासिफिक वर्कर्स कौन से हैं, जो भी इंडस्ट्रीज है। अगर मैंने इंडस्ट्री खोली तो जिसके 300 वर्कर है, उससे ज्यादा नहीं, जिनके 300 वर्कर हैं, तो सबसे पहले तो वर्कर्स कौन से तरीके के हैं, कहां कहां काम कर रहे हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं, मैं कितनी छुट्टियां दे रहा हूं, वेज रेट्स क्या है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब मैं टर्मिनेट कर सकता हूं, ग्रीवियस रिड्रेसल मैकेनिज्म कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो किस तरीके से वो ग्रीवियंस रेज कर सकता है। फिर उसके बाद की फीचर क्या है, यहां पे फिक्स्ड टर्म यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है। देखिए ये जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए सिरदर्दी हो गई है और जो लेबर्स हैं उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। तो अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना होता है, कोई इंडस्ट्री ऐसे रख लिया, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको पैसा मिला नहीं मिला, लेकिन अब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर। थ्रेशोल्ड यहां पे अगर 300 वर्कर्स हैं they will not be required to frame rules of conduct for workmen employed in industrial establishment। ठीक है, अभी क्या कंपलसरी है कि आप 100 वर्कर्स को कम से कम एम्प्लॉय करो, लेकिन ये थ्रेशोल्ड जो है इसको बढ़ा के 300 कर दिया गया कि अगर आपके पास 300 वर्कर्स हैं तो आपको रूल्स ऑफ कंडक्ट फ्रेम करने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्प्यूट रिड्रेसल, 2 मेंबर ट्रिब्यूनल बनाई गई है यहां पे, पहले 1 मेंबर थी, अब 2 मेंबर बनाई गई है। तो अब यहां पे कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसको रिड्रेस किया जाएगा। हर 20 दिन में आपको 1 दिन लीव मिलेगी। अगर मान लीजिए जो 180 दिन का काम है और अगर उसको 240 दिन तक खींचा है तो 1 दिन लीव मिलेगी। अगर मान लीजिए कि डेथ हो जाती है वर्कर या इंजरी हो जाती है एक्सीडेंट पे, तो आपको 50% पेनाल्टी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज है। आगे देखते हैं, स्टैट्यूटरी बेनिफिट आप देख सकते हैं, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज, ठीक है, सारे स्टैट्यूटरी बेनिफिट मिलेगी जो भी रेगुलर एम्प्लॉयज को मिलते हैं। फिर उसके बाद ट्रेड यूनियन का भी रेगुलेशन है। ठीक है, ट्रेड यूनियन का यहां पे रेगुलेशन है और इसमें यूनियन से नेगोशिएट करने का भी प्रावधान दिया गया है। ट्रेड यूनियन से अगर मान लो कोई डिस्प्यूट होती है तो हम वर्कर से नहीं कर नेगोशिएट करेंगे, हम ट्रेड यूनियन से नेगोशिएट करेंगे। ट्रेड यूनियन विल बी एज नेगोशिएटेड यूनियन, सोल नेगोशिएटेड यूनियन, उन्हीं से ही। और तभी होगा ये नेगोशिएशन भी तब होगा जब 75% वर्कर्स का सपोर्ट हो। मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम हुई और अगर मान लीजिए कि 75 लोगों ने सपोर्ट कर दिया, 100 लोगों का यूनियन, 100 लोग 75 लोग सपोर्ट कर दिए, तो फिर ट्रेड यूनियन से नेगोशिएशन होगा। स्ट्राइक्स, अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो आपको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं कर सकता बिना बात के स्ट्राइक पे चले गए। रीस्किलिंग फंड यहां पे दिया जाएगा ताकि जो रीट्रेंच्ड एम्प्लॉइज हैं उनकी ट्रेनिंग की जा सके। मतलब अगर रीट्रेंच मतलब यही होता है कि कम करना। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज, अगर मान लो भाई मेरा खर्चा बहुत ज्यादा है तो मैं खर्चे को कम दूंगा ना, कम करूंगा अपने खर्चे को। तो 45 दिन के अंदर मतलब जो रिट्रेंच एम्प्लॉय हैं इनको 15 दिन का वेज दिया जाएगा फ्रॉम द फंड विद इन 45 डेज ऑफ रिट्रेंचमेंट। समझे आप? अब ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी क्या है, 1 मिनट। हाँ, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी क्या है? ये कोड जो है वो 9 लॉ को कंसोलिडेट करता है। इसमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये सारे हैं। कि फीचर्स क्या है? एप्लीकेबिलिटी, ये इट इज एप्लीकेबल टू एनी एस्टैब्लिशमेंट। ये कोड किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट एक इस तरीके का फंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बनाएगी। मतलब जो जिनको ग्रेचुटी नहीं मिलती है, जिनको पीएफ नहीं, भाई ऑर्गेनाइज्ड पता ही है ना, अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज कितनी बार मैं बात कर चुका हूँ। स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके का बनाएगी फंड। देन रजिस्ट्रेशन, जितने भी 3 कैटेगरी ऑफ वर्कर्स हैं दे हैव टू बी रजिस्टर्ड, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये चीज है। उसके बाद स्कीम्स का कंट्रीब्यूशन, स्कीम्स, अगर गिग वर्कर्स की स्कीम्स की बात करें, प्लेटफॉर्म वर्कर्स की बात करें, तो बहुत सारी स्कीम्स जो हैं उससे इनको फंड किया जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेंट्रल, स्टेट एंड एग्रीगेटर्स। तो ये सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और एग्रीगेटर्स जो हैं सब भाई कंट्रीब्यूट करेंगे, पैसा देंगे। डेफिनेशंस पे काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। अब इसमें एम्प्लॉय की जो है वो डेफिनेशन जो है वो एक्सपैंड की गई है। वर्क इंक्लूड वर्कर्स एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कॉन्ट्रैक्टर्स भी वर्कर्स को एम्प्लॉयड करेगा उसमें भी आ गया। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर फ्रॉम अदर स्टेट, प्लेटफॉर्म वर्कर, फिर ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन,
ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस में चेंजेस किए गए हैं। पावर्स, नया क्लॉज है इसमें जो कि एप्लीकेबल है सिर्फ एपिडेमिक में। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अंडर पीएफ एंड ईएसआई को रिड्यूस कर सकता है 3 मंथ तक। अगर पैंडेमिक या एंडेमिक आता है तो बस हो गया काम। हाँ, आपको जितना पैसा मिल रहा है अगर एंडेमिक या पेंडेमिक आया तो पैसा कम हो जाएगा। पीएफ या ईएसआई, पीएफ आता ना, पीएफ कंट्रीब्यूशन वो सरकार देती है, कम कर देगी। इश्यूज हैं काफी ज्यादा। पहली बात, कोई यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी नहीं है। जैसे पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये मैंडेटरी है। मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर 10 और 20 है, इनके लिए तो मैंडेटरी है। बाकी जितनी भी कैटेगरीज वर्कर्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड में है, भाई जो मेडिकल इंश्योरेंस पेंशनर्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी कैटेगरी ऑफ वर्कर्स हैं उसमें ये मैंडेटरी नहीं है। जैसे अगर मान लो 10 से कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, वो सरकार स्कीम द्वारा उनको कवर करेगी लेकिन बाकी ये बेनिफिट्स नहीं देगी, तो सोशल सिक्योरिटी नहीं। और आपको मैंने बताया गिग वर्कर्स हमारे बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे वर्कर जो हैं इट विल बी एक्सक्लूडेड। फिर गिग वर्कर्स के बारे में मैंने बताया था, स्विगी वाले हो गए और जो खुद से जो फ्रीलांसर जिनको बोला जाता है, उनका भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, वर्कर्स हैं लेकिन डेफिनेशंस ओवरलैप करती हैं। फिर उसके बाद आपको आधार को लिंक करना है ये सब बेनिफिट लेने के लिए। अगर नहीं करोगे तो आपको कोई भी सोशल बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ये वायलेट करता है जिसने बोला था हर चीज के लिए आधार जरूरी नहीं है। फिर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020, इसमें 13 एग्जिस्टिंग एक्ट जो हैं रेगुलेटिंग सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस, उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई है, जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट आता है, माइंस एक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आता है। तो इसमें फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री कोई भी प्रेमिस है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जिसमें 20 से ज्यादा वर्कर्स इंप्लॉयड हों और वो बिजली से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या 40 वर्कर्स अगर विथ यूजिंग पावर 40 से ज्यादा, विदाउट यूजिंग पावर 40। फिर ये कोड जो है ये अप्लाई होगा अगर 50 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाती है। किसी भी दिन अगर 50 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। नॉन कोर एक्टिविटीज भी हैं, इसमें 11 वर्क है इंक्लूडिंग सैनिटेशन वर्कर, सिक्योरिटी सर्विसेज, बाकी सारी चीजें। वर्क आवर्स और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या है? डेली वर्क आवर लिमिट्स है, 8 घंटे ही आपको काम करना है। औरतों का एम्प्लॉयमेंट, भाई औरतों को भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना आदमियों को मिलता है, और हर तरीके के काम के लिए औरतों को भी एम्प्लॉय किया जा सकता है। अगर वो हजार्डस या डेंजरस ऑपरेशंस में काम कर रही हैं तो फिर सरकार यही मतलब जो एम्प्लॉयर है उसको सेफगार्ड लेने पड़ेंगे ताकि उनको कोई खतरा ना हो। एग्जेम्पशन क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो किसी भी नई फैक्ट्री को एग्जेम्प्ट कर दे। बहुत बढ़िया। इश्यूज क्या है? अगेन भाई इसमें स्पेशल प्रोविजंस दे आर अनक्लियर। जैसे जो जनरल प्रोविजंस हैं वो तो सारे स्टैब्लिशमेंट के लिए हैं, लेकिन अब जैसे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉय तो सबके लिए हैं, लेकिन इसमें एडिशनल प्रोविजन भी आता है। अब वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स के लिए, जैसे जो फैक्ट्रीज और माइंस में काम कर रहे हैं, जो ऑडियो विजुअल वर्कर्स है, जर्नलिस्ट, सेल्स प्रमोशन, ये चीज है। तो इसका क्या हिसाब किताब है अभी तक पता नहीं। स्पेशल प्रोविजंस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। डेफिनेशन सर अनक्लियर, जहां डेफिनेशन अनक्लियर होगी पेज फंसेगा। अब जैसे स्पेशल प्रोविजन फॉर हजार्ड प्रोन एस्टैब्लिशमेंट है, जैसे फैक्ट्रीज, माइंस है, बाकी कैटेगरी जो वल्नरेबल वर्कर्स है जिस कैटेगरी में आते हैं, उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जस्टिफाइड है, ठीक है। लेकिन जो स्पेशल प्रोविजंस है बाकी वर्कर्स का, दैट इज नॉट क्लियर कि भाई इनका ये जो जर्नलिस्ट हैं, सेल प्रमोशनल एम्प्लॉयज हैं, इन पे स्पेशल प्रोविजन कैसे काम करेगा पता नहीं। फिर उसके बाद सिविल कोर्ट मैटर नहीं सुन सकता इस कोड में अगर कुछ भी हनन होता है। 13 हेल्थ सेफ्टी लॉज हैं जो कि राइट्स ऑफ वर्कर जैसे वेजेस, वर्क आवर्स और लीव को अफेक्ट करेगा। अब ये लेबर कोर्ट ही सुनेंगे और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सुनेंगे, सिविल कोर्ट नहीं सुनेगा। पहले सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन था, तो ये दिक्कत है। तो आपको रिट ही डालना पड़ेगा हाई कोर्ट में, आप सिविल कोर्ट में जा ही नहीं सकते, तभी ये हो सकता है। क्या ये लेबर कोड वर्कर्स को हेल्प करेंगे? देखिए, लेबर लॉज हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो बात की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या ये सही स्पिरिट में जा रहा है। अगर सही से हुआ तब तो बहुत अच्छा होगा।
एम्प्लॉयर्स को लेबर रूल ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर्स भाई जो कंपनी है वो नहीं चाहेंगे कि लेबर्स के साथ, अब जैसे यहाँ पे राइट टू स्ट्राइक है या यूनियंस है, तो भाई वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि लेबर्स को ज़्यादा राइट्स मिले, क्योंकि उनका काम हैम्पर होगा, जब बात बात पे वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो इसीलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरीके का लॉ आए। दूसरी चीज़ है ये, आइडिया यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो और एक अच्छा एनवायरमेंट। आपने देखा ना इन सारे लेबर लॉज में एक चीज़ आपको कॉमन मिली कि एक बढ़िया कंड्यूसिव एनवायरमेंट जो है उसको क्रिएट किया जाए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत 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 ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले तो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस, सबको लेके और सबको एग्री, हर किसी का एग्रीमेंट होना चाहिए। वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में अच्छा खासा ट्रस्ट होना चाहिए और एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए वर्कर्स। तो कुछ हम बेनिफिट्स की भी बात करते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो जितने भी कॉम्प्लेक्स लॉज है उनका कंसोलिडेशन हो गया है। भाई देखिए, इसमें 25 से ज़्यादा सेंट्रल लॉज हैं जो कि 17 साल से थे, उनको कंसोलिडेट करके एक लॉ बना दिया गया। तो सबसे बड़ी बात है, इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, ठीक है, क्योंकि भाई देखो इतने सारे लॉज कोई भी नहीं चाहता, खिचड़ी पकी हुई है, तो उसको कम कर दिया गया है। फिर उसके बाद एक और इसमें इंपॉर्टेंट है कि अब सिंगल लाइसेंसिंग मैकेनिज्म है। आप समझ रहे हो, अभी इंडस्ट्रीज को हर डिफरेंट लॉ के तहत लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन अब एक सिंगल मैकेनिज्म है, आपको लाइसेंस चाहिए आप आ जाओ। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आसान हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब आप, जैसा कि मैंने बताया कि एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाएगा। अब ये जो लॉज हैं भाई, जितने कम लॉज होंगे और जितने आसान लॉज होंगे और जितने ट्रांसपेरेंट लॉज होंगे, उतना इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि फिर बाहर की कंपनीज यहां पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे औरतों को भी, जैसा कि मैंने बताया कि औरतें भी अब काम कर सकती हैं, और औरतों को आपको ज़्यादा, अगर मान लीजिए हजार्डस कंडीशन है तो ज़्यादा ध्यान देना है। मेटर्निटी लीव जो है वो 12 हफ्ते से 26 हफ्ते तक बढ़ा दी गई है, अगर वो माइंस में काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। पे पैरिटी भी जितनी मर्दों को मिलेगा उतनी औरतों को मिलेगा, तो जेंडर पैरिटी भी इंप्रूव हुई है। तो ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन इश्यूज भी मैंने आपको बताए। तो ये लेक्चर था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको देखती है, कन्वेंशन 138 182 आर रिलेटेड टू, द करेक्ट आंसर इज ए चाइल्ड लेबर, ठीक है, याद रखिएगा। लेबर लॉस ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, देखिए तीनों लेबर लॉस हमने डिस्कस किया। अगर लेबर लॉस पे कोई भी सवाल आता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि लेबर लॉस के बारे में हल्का सा समझाएंगे। इंट्रोडक्शन में यही होता है, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आप क्या बताने वाले हैं, ठीक है, और थोड़ी डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं होता है। उसके बाद पॉइंट वाइज आप बताएंगे जो भी क्वेश्चन डिमांड करे इस कंटेंट को लेके, डेटाज आपके पास हैं, ओके। तो खुश रहे, पढ़ते रहे। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।